दो टाइप के बिल्डर है, जो एक सिर्फ टर्नओवर देखता है और दूसरा देखता है कि नहीं जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो कस्टमर जो मेरे में बिल्डिंग में ले रहा है वापस से लेगा कि नहीं लेगा। तो वो मैच बॉक्स नहीं देते बना के, एक ढांचा बना के नहीं देते, हम लोग घर बना के देते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एवरी बिल्डर शुड लुक इनटू इट। क्या रेरा क्या करता है, रेरा सिर्फ मेंटेनेंस देखता है, वो नहीं देखता कि अंदर क्या चल रहा है। जो बेसिक फंड है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी लॉयर को पकड़ो, किसी एडवोकेट को पकड़ो, कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है बिल्डर को बोलना है मुझे लोन करना है, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दो। बिल्डर बोलेगा कि मुझे एक टोकन दे दो, आपको वही बात करना है कि रिफंडेबल टोकन रहेगा। बेसिकली आपको हम टोकन दे रहे हैं, ये लैंड का टाइटल क्लियर आएगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो बिल्डर को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि कोई मेरे को बोले कि नहीं मेरे को टाइटल पहले चेक करना है, बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना एक कर्तव्य है ये कि बताना कि ये आप ले रहे हो घर तो एक टाइटल लैंड टाइटल क्लियर है, आप जाके चेक कर लो, कोई इशू नहीं उसमें। किसी पर्सन को अगर घर खरीदना है, उसका पहला घर है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स उसके होने चाहिए? तो सबसे पहला तो उनका पर्सनल पैरामीटर होता है कि वो लोकेशन कैसे दिख रहा है, कि उसका ट्रैवल किधर है, उनका घर, उनको जाना किधर, जॉब के लिए किधर जाना है, उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो स्कूल क्या है क्या नहीं है, ये उनका पर्सनल की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि इधर क्या लग रहा है। सर्वाइवल कैसा इजी हो, सर्वाइवल मतलब हाँ बस बेसिकली कम्यूट उनका चीजें, हाँ डे टू डे लाइफ कैसे जाने वाला है, वो लोकेशन उसकी, वो बेसिकली लोकेशन देखेंगे पहले तो। वो ऑब्वियसली उन लोग देखेंगे लोकेशन। एज अ बिल्डर पर्सपेक्टिव मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप जब भी देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइटल, कि टाइटल ऑफ द प्लॉट वो कैसा है, क्लियर टाइटल है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है क्या है। इसका बहुत ही सिंपल वे है निकालना। कोई भी आप बिल्डर जाते हो, कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो, वन ऑफ द वेरी गुड बैंक्स, आप HDFC बैंक पास चले जाओ, उसको बोलो मेरे को यहाँ पे लोन करना है, वो खुद ही बैंक वो पूरे टाइटल का रिपोर्ट निकाल लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है नहीं इसमें हम लोग को ये इश्यूज लग रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि इसमें टाइटल में इश्यूज है कुछ। तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज मोर ऑफ अ सेविंग दैन इन्वेस्टमेंट। एज ए बिल्डर मैं बताऊँ तो, बुरी चीज़ बताऊँ तो, रियल एस्टेट वन ऑफ द हेवीली टैक्स्ड इंडस्ट्री। स्टील इज 18% GST एंड सीमेंट इज 28% GST। इन उसके अलावा भी जितने भी मटेरियल आते हैं मोर और लेस 18% GST पे। तो उतना हेवीली टैक्स होने के बावजूद बाद में ऊपर से गवर्नमेंट का भी टैक्स अलग से ऑन फ्लैट लगता है। ये भरने के बाद में हम लोग के लिए स्पेशली बचता कुछ नहीं है। मतलब एक अच्छा घर देना मेरा बेंचमार्क है। मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअली एक बेंचमार्क ही है। मेरे लिए जैसे मैं ये लेवल पे पहुंच गया हूँ और ये मेरा बेंचमार्क हो गया है, मतलब मतलब ऐसे लोग देखते हैं इतना बड़ा बिल्डर है, मेरे लिए वो कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं इतना बड़ा बिल्डर होने का कुछ मायने नहीं जब जिनको मैंने घर दिया वो मेरे को गाली दे पीछे। जय हिंद, वेलकम बैक। फिर से एक बार रियल एस्टेट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को याद होगा जब मेरी रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता था, और जितने नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और वीडियोस अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, उतने अचीव करने के लिए नाक में दम आ जाता था। पर आपको याद होगा कि इसी सारी जर्नी में, कहानी में, शिवेश बिल्डर्स या शिवेश डेवलपर्स के जो है प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए थे। और स्पेशली मैं जब भी इनके प्रोजेक्ट्स पे आज भी जाता हूं तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात तो करता हूं, लेकिन एक यूनिक एलिवेशंस होता है, और जो फैसिलिटीज या फिर जो एमिनिटीज हम कहते हैं जनरली जो टावर्स में प्रोवाइड की जाती है, वैसे ही एमिनिटीज और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी फिनिशिंग जो है इनके स्मॉल कॉन्सेप्ट या फिर बजट हाउस वाले प्रोजेक्ट्स में भी देखने मिलती है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट आपके साथ शेयर हो रहा है वो है शिवेश रियल्टी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ध्रुव गुप्ता सर के साथ। सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, वेलकम टू शो। तो सबसे पहले सच में थैंक यू टाइम देने के लिए और पॉडकास्ट पे आने के लिए, बिकॉज आज से कुछ दिन पहले पॉडकास्ट से रिलेटेड मेरा, अब दिनेश भाई को जानते हो, दिनेश दोषी को जानता हूँ, उनसे मेरा बात हो रहा था एंड सडनली ही सेड कि आप में अलग बात क्या है पता है, मुझे मेरे बारे में बोल रहे थे। तो आई सेड नहीं, कि रियल एस्टेट में वीडियो का जो कॉन्सेप्ट ब्लास्ट करके जिसने लेके आया ना वो आप, तो यू आर द पर्सन हु स्टार्टेड, कि जिसने लोगों को सिखा है कि यूट्यूब से भी माल बिक सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, ब्रांडिंग हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उस दिन जब ये डिस्कशन हो रहा था ना, पैरेलली बैक ऑफ द माइंड में सोच रहा था प्रीवियस थोड़ा पास्ट के बारे में, और मुझे आपकी याद आई, बिकॉज मेरे को याद था कि मैंने
जब शुरुआत की और बिल्डर से मैं बात कर रहा था फोन करके कि अरे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते थे, तो मेजोरिटी बिल्डर्स कहते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, कस्टमर है तो बात करते हैं। पर आपको मैंने कॉल किया ना, आई साइड की सर ऐसा, आपने बोला कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस था। हाँ, एंड मैं डिटेल में बताऊं तो फिर आपको ही पता क्या हुआ था। आपने बोला कि मेरे को वीडियो निकालना है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा मुझे देखने में। हाँ हम लोग का यूट्यूब चैनल चलता है, तो मतलब आपका यूट्यूब चैनल था उस टाइम पे। Correct. ये हम लोग बात करें कितने साल, इनिशियल 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात, मोर देन मेरे को लग रहा है उससे ज्यादा हो टाइम गया, हो उससे गया। ज्यादा टाइम हो गया। तो आपने बोला मेरे को वीडियो निकालना है, मैं बोला बढ़िया निकाल के दो, मेरे को भी चाहिए कोई तो चीज कि कुछ कोई। आपने बोला कि आपका व्यूज आएंगे, करेक्ट। बट अनएक्सपेक्टेड था वो कि इतने व्यूज आएंगे उसको, इतने कॉल्स आएंगे और उससे ट्रांजैक्शन भी होंगे। करेक्ट। पर उसमें ऐसा था ना कि मैं किसी किसी को शायद से मना भी लेता था कि हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, पर एक्सपेंस के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था। एंड यू वाज द फर्स्ट पर्सन उस टाइम पे कि जिसने बोला कि कुछ एक्सपेंसेस है तो भाई बता दे, अपन एक्सपेंसेस कर लेंगे। और मैं खुशी खुशी था उसमें, जो जैसा बेसिकली जो आउटपुट आया बाद में, जब भी आपने डाला और फिर बाद में जैसे दिखा, तो ऐसा था कि मतलब हाँ ऐसे भी कुछ चीज होती है जो यूट्यूब से यू कैन जनरेट रेवेन्यू ऑल्सो एंड देन ट्रांजैक्शन ऑल्सो। करेक्ट करेक्ट। पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सेल्स एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे, बट हाँ एक ऐसा थॉट प्रोसेस था कि एक ऐसा चैनल बनाते हैं ना जहाँ पे रियल एस्टेट को हम लोग जॉट डाउन, मतलब एक जगह पे लाके वीडियोस अपलोड करें, इंफॉर्मेशन अपलोड करें। स्पेशली फॉर नवी मुंबई में बोलूंगा, उधर तो कोई आपको टच नहीं कर सकता है। मतलब आप स्टार्टिंग से मेहनत करो इस बारे में, और कुछ नहीं। और वही रीजन की वजह से थॉट एक्चुअली इतना ही था कि रियल एस्टेट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहां पे लोगों को इन्फॉर्मेशन फैच करना, देखना। अभी आपके हमने 5 से 6 साल पहले जो वीडियोस डाले अभी भी दिखता आज भी लोग जाके देखते हैं। तो एक ऐसा होता ना कि प्रोफाइल आपका बन गया ऑलरेडी, और वही सोच थी कि बिल्डर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। यही एक मेरी कंपनी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप ही हो। तो थैंक यू। तो एक्चुअली ये डिस्कशन इसके लिए था कि ट्रूली थैंक्स बिलीव करने के लिए, मौका देने के लिए और साथ में काम करने के लिए। और इतने टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे, तो मौका नहीं बोलूंगा, ये एक म्यूचुअल बोलूंगा मैं एक्चुअली इसको। आपको मौका नहीं दिया मैंने, बल्कि म्यूचुअल हो गया, उससे आपका भी बेनिफिट हुआ, उसमें मेरा भी बेनिफिट हुआ। और अभी जाके वो दोनों अभी बिल्डर भी वो सोचता है, पता नहीं कितने लोग सोचते हैं, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ, बट अभी ट्रांजिशन हो रहा है। काफी बिल्डर लोग सोचते हैं कि हाँ एक प्रेजेंस होना चाहिए। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव एक्चुअली सच्ची बोलूं तो मेरा सेल्स प्रोस्पेक्टिव कम, बट एक ऑनलाइन प्रेजेंस आ जाता है कि हाँ एक है कि यहाँ पे हम लोग का पूरा एक फुटप्रिंट बन रहा है बेसिकली। और वो फुटप्रिंट आपके चैनल पे बन रहा है वैसे तो, करेक्ट। बट ठीक है, कोई भी किसको भी बोलो तो आपका लिंक भेज देता हूँ कि हाँ सब आ जाता है उसमें, शिवेश के नाम पे जितने प्रोजेक्ट है सब दिख जाते हैं। करेक्ट, ट्रू ट्रू। तो अब तक मेरे ख्याल से आपका भी जर्नी शुरू हुआ था, कुछ थोड़े पास्ट में थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आपने किए थे। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो आपने कवर किया, मेरा प्योरली इंडिविजुअल अंडर, पहले जो मेरे अंडर मैंने बनाए हुए। पार्टनरशिप नहीं बोलूंगा, उसके पहले मेरे पार्टनरशिप में नहीं थे, मैं किसी के अंडर काम करता था, मेरे अंकल थे उनके अंडर काम करता था। अच्छा, तो वो आपका पहला प्रोजेक्ट। अब तक कितने यूनिट्स आपने सेल किए होंगे? मैंने अराउंड 200 यूनिट सेल किए रहेंगे, 200 के आसपास। ठीक है, इसमें से मेजोरिटी कस्टमर को आप मिले, आई मीन डील के टाइम पे, पहले बाद में? हर कस्टमर को मिला, हर कस्टमर, एवरी कस्टमर नोज मी बाय नेम। आप मिले हो? 200 लोगों को जानते हो आप वैसे, जो आपके क्लाइंट्स हैं? जानता हूँ, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ, जब मैं मिला हूँ उतना जानता हूँ। बाकी मेरा जानना पहचानना मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू ही हुआ है। हाँ मतलब जानते हो, मतलब हाँ डेफिनेटली वन ऑन वन मिला हूँ मैं, सबसे मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। तो 200 लोगों के साथ डील करने के बाद आपको एक कॉमन सवाल पूछता हूँ मैं, आपको ऑनेस्टली बताना कि इतने लोगों को आपने घर बेचे, लोगों ने घर खरीदे, इसमें कॉमन मिस्टेक परचेसर क्या करता है? कि लोग घर खरीदने में एक मिस्टेक कर देते कॉमन, ये तो आपको लूप होल पता होंगे कि क्लाइंट यहाँ पे हमेशा मिस्टेक कर देता। एज अ डेवलपर मैं बोलूंगा, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं डेवलप करता हूँ, एटलीस्ट मेरा कंस्ट्रक्शन जो जैसे मैं डेवलप करता हूँ, तो जब भी कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमेशा, भले ही मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर रहा इस मामले में, लोगों को पता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा रहा है, बट उनका मेन यही रहता है कि क्या रेट में आप दे रहे हो। वो मिस्टेक नहीं बोलूंगा, हर क्लाइंट सोचता है, ऑब्वियस सी बात है, उनको घर खरीदना तो सोचेंगे कि जितने सस्ते में मिले उतना अच्छा है मेरे लिए। तो बट वो एक क्लैरिटी क्लाइंट के मन में होनी चाहिए कि सस्ता और अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, ना कि सिर्फ सस्ता प्रोजेक्ट कौन सा है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ा डिटेल में बताओ। डिटेल में ऐसे मतलब काफी क्लाइंट लोग आते हैं, सीधा लोकेशन पे गए, देख लिया प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है ये बिल्डर ये रेट में दे रहा है, और डन कर देते।
मेरा हमेशा से ये कहना है कि कितना भी बड़ा बिल्डर हो, आप पहले उसके पुराने प्रोजेक्ट्स देखो जो बन चुके हो। ओके। बनने के बाद में उसका कैसा बेसिकली पोस्ट सेल सर्विस कैसा है, पोस्ट पोजेशन सर्विस कैसा है, उधर सोसाइटी बनी है कि नहीं बनी है, आगे जाके वो कैसे बिल्डिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे जाके भी उसका बिल्डिंग का रेट क्या चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी भी देखना होगा। एप्रिसिएशन कितना दे रहा है वो बिल्डिंग। क्योंकि क्या होता है, आप दो बिल्डिंग आप पकड़ के चलो, आजू बाजू की दो बिल्डिंग भी कोई भी लोकेशन पकड़ लो, निवो में किधर भी चले जाओ, आजू बाजू की दो बिल्डिंग पकड़ लो, एक बिल्डिंग जो अच्छी बनी हो, अच्छी मेंटेन्ड हो, दूसरी बिल्डिंग सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज, पर वो बिल्डिंग मेंटेन ही नहीं है, प्लस उसमें कुछ इंटीरियर कुछ बेसिकली एक होमली फील ही नहीं है। अब वो कम से कम नहीं, आजू बाजू में 1000 से 2000 के बीच में का फर्क रहेगा आपका सेल रेट के ऊपर। मैं पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, विच इज लाइक मेजर, लाइक अराउंड 5 लाख to 10 लाख, डिपेंड ऑन द लोकेशन। वो बाद में पता चलता है ये चीज, स्टार्टिंग में आप गेज नहीं कर पाओगे। 200-300 रुपया बचाने के चक्कर में, हाँ 200 300 500 जितने भी रहेंगे, उतना बचाने के चक्कर में लोग सस्ता घर खरीद लेते हैं। बट सस्ता और अच्छा घर खरीदने में एक फर्क होता है। उसको डिफरेंशिएट एक ही चीज करती है कि उसका पुराना काम क्या है। तो सिर्फ लोकेशन एक नेसेसिटी, मैं समझता हूँ लोगों की नेसेसिटी, खास करके जो मैंने डील किए, मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा डील किए हुए, तो एक मेरे जो जितने भी लोग ने लिया वो एक नेसेसिटी के हिसाब से लिया हुआ है। तो मैंने बनाया भी उसी हिसाब से कि उनकी नेसेसिटी है, वो आए तो उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के अंदर घर लगे, बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने पे घर लगे, बाहर से देखने में घर लगे कि ये हम लोग का घर है बेसिकली, ना कि अपने फ्लैट के अंदर उनको घर लगे। एक्चुअली दैट वाज ए थॉट। मैं जब सेक्टर 17 उल्वे में घूम रहा था, कौन सा प्रोजेक्ट शूट करूं, और आपके बिल्डिंग में भी गया, वो 4 माले का ही बिल्डिंग था। बोला ये कौन बिल्डर है यार, 4 माले में शैंडिलियर दिया है इन्होंने, वो गणपति का पूरा वो टेम्पल वेम्पल का सेटअप दिया, और ट्री प्लांटेशन था। तो आपको जब मैं मिला तब आपने एक लाइन कही थी तब, थॉटफुल होम्स। हाँ राइट। तो फिर जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ा तो पता चलने लगे कि आप रात को बैठ के स्टडीज करते हो, देखते हो बाहर की डिजाइन्स, और फिर वैसा इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश होता है। मेरा वही है कि जो बेसिकली जो लग्जरी टावर में दे रहे चीज है, जो चीज लग्जरी टावर बेसिकली एक सब लोगों का माइंडसेट है कि ये चीज सिर्फ लग्जरी टावर में मिलती है, ये चीज आपको एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में ये चीज नहीं मिलेगी। आपको जाना चाहिए तो ये सिर्फ आपको 12 स्टोरी 15 स्टोरी 30 स्टोरी बिल्डिंग भी चाहिए, शैंडिलियर एग्जैक्टली, लाइट्स अच्छे चाहिए, तो वो टावर एक फीलिंग है, एक मेंटालिटी के अंदर एंट्री करने पे ऐसा लगता है कि यार एक लग्जरी लॉबी है, एक लग्जरी बिल्डिंग है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। तो वो चीज मैं देखता हूँ कि उसको सेम चीज मैं ये प्रोजेक्ट में कैसे दे दूँ। तो वो चीज सोच के उस चीज में R&D करके कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट ये रेट एक पर्टिकुलर कॉस्ट में आ रहा है, ये प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर कॉस्ट में आ रहा है, बट मोर और लेस दिखने में भी सेम है, एक फील अच्छा है, तो R&D करके मैं वो चीज दे देता हूँ। भले वो आप यकीन नहीं करोगे, जब भी मैंने चालू किया था कोई भी 7 स्टोरी बिल्डिंग में ऐसे शैंडिलियर ऐसे इंटीरियर करके होल्डिंग पट्टी हाँ, मतलब जो भी फिनिशिंग था जो करके कोई देता नहीं था। वो सोचते थे कि क्यों देना है, लोग जो आने वाले वो लोग देखने नहीं वाले। बट मेरे बनाने के बाद में मैं उसके बाद से ये नहीं बोलूँ कि मेरे को अच्छा लगता है कि कोई बिल्डर आके मेरे को बोलता है यार अच्छा बना है, मैं भी देख रहा हूँ कैसे बनाने को, कि मैं लॉबी अच्छा बना दूं, मैं ऊपर टेरेस एरिया भी एटलीस्ट कुछ अच्छा फील करके दूं, ताकि लोग जाए तो ऐसे लगे ना कि ये सॉर्ट ऑफ एकदम ही गंदा पार्ट है बेसिकली बिल्डिंग का, कुछ मेंटेन नहीं हो रहा जिसका। तो वो लोग टेरेस के बारे में सोचने चालू हो गए। मेरे मेरे को ऐसा खुशी होती है कि 2-3 बिल्डर भी आए तो मेरे को बोले कि एटलीस्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग में लोग चाहते कि नहीं बिल्डिंग एटलीस्ट लोग को लगेगा अच्छी बन रही है। एक्चुअली ट्रुथ है, ये वीडियोस पोस्ट होने के बाद, और ये वीडियो पोस्ट होने के बाद हुआ है, सच्ची बोलने के बाद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हाँ वो बिल्डर उन्होंने मुझे फोन किया, तब वो आपको मतलब ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, उन्होंने बोला मुझे इनकी बिल्डिंग में लेके चलो। बोला आप जा सकते, तो बोला नहीं मैं जानता नहीं हूँ, तो अब मेरे को इनका देखना था कैसा किया है, तो मैं उनको लेके आया। आपको मैंने फोन किया था कि इनको मैं लेके घूम रहा हूँ, बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। तो वो बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है यार कि हम लोग एक अच्छा लोगों हाँ, क्लाइंट तो आते थे देखने को, बिल्डर पे आते देखने तो अच्छा लगता है ना, डेवलपर आ रहा है देखने के लिए, हाँ आपने क्या किया है कैसे किया है। और मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं उनको ना बताऊं कि यार ये ऐसे किया वैसे किया है, छुपाने जैसा कुछ। मेरे को ऐसा है कि सब अच्छा बिल्डिंग बनाए, इसमें बेनिफिट आफ्टर ऑल क्लाइंट का है। जो क्लाइंट है उनको एक कंपटीशन रहता है तो अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है ये भी अच्छा बिल्डिंग बन रहा है आजू बाजू, ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा होता है ना, ओवरऑल एरिया अच्छा हो जाता है, ये हमारी बेनिफिट नहीं होता है, ओवरऑल रेट बढ़ता है ना, फिर मेरा ही प्रोजेक्ट का रेट नहीं बढ़ेगा, उसका भी रेट उनका भी रेट बढ़ेगा, उससे रेफरेंसेस मिलते हैं फ्यूचर में, ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होती है। यस एग्जैक्टली, मतलब मेरे पर्सनली रेफरेंसेस मिलते हैं ब्रांड बिल्डिंग में, ये होता है। तो मैं बस ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट में कि लोग ये माइंडसेट चेंज करके जो ध्यान भी दे, थोड़ा भी ध्यान देवे एटलीस्ट लॉबी में, इंटीरियर में, फ्लैट में और टेरेस एरिया में, जो कॉमन एरिया बेसिकली
तो भी एक अच्छा फील आ जाता है, होमली फील आता है पूरे बिल्डिंग में। अभी डिस्कशन में आपने एप्रिसिएशन वर्ड यूज किया, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में सच में एप्रिसिएशन कितना पोटेंशियल होता है? 100% पोटेंशियल रियल एस्टेट में। कैसे? दो पहलू है देखो रियल एस्टेट में। ठीक है। एक पहलू है कि आप अपना, पहली बात तो आप अपना घर ले रहे हो खुद का, बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों एक बेसिक नेसेसिटी है। तो जब कोई मकान कोई घर लेने जाते हो तो उसके में आप एप्रिसिएशन देखना ही नहीं आपको, पहली बात तो आपको देखना है घर कहाँ पे है, आपका लोकेशन कहाँ पे है, कनेक्टिविटी कैसा है, आजू बाजू की एरिया कैसे है। इस मामले में एप्रिसिएशन मैटर नहीं करता है, लिविंग मैटर करता है। आप उधर खरीद रहे हो रहने के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज आता है एप्रिसिएशन। कभी भी पहला घर जो रहता है वो आप वो देखना नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आप नेसेसिटी देखते हो कि आपका कनेक्टिविटी कैसा है, रोज का ट्रैवल कैसे हो पाएगा, आजू बाजू स्कूल कॉलेज मेडिकल क्या है, वो सब चीजें देखते हो। सेकेंड आता है प्योर इन्वेस्टमेंट की चीजें। प्योर इन्वेस्टमेंट की चीजें लोग गलती करते हैं कि ये देख के ले लेते हैं कि किधर सस्ता मिल रहा है, देन अगेन ये सस्ता मिल रहा है, थोड़े टाइम बाद इतना बढ़ ही जाएगा, और वो काफी जगह होता नहीं है, और वो लेते लोन पे, एक लोन का एक इंटरेस्ट पे ले लेते हैं कि ठीक है जो भी आ रहा है पैसा वो उधर जा रहा है। तो एप्रिसिएशन अगर वो रेट पे ना हो जो रेट पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो आप बेसिकली लॉस पे हो। तो वो चीजें देख के लेनी चाहिए कि कहाँ पे ले रहे हो, कहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा हो रहा है, कहाँ पे रेंटल यील्ड आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो है, पर आप करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन साथ में आपको दूसरा चीज हो गया, मिलनी चाहिए। देखो एक चीज ये होगी, दूसरी चीज है रियल एस्टेट, ये होते नेगेटिव चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब काफी जगह पे ये चीज सफर कर रहे लोग, मैंने देखा हुआ है कि लोग देख के ले लेते हैं सस्ती चीज और फिर बाद में वो कुछ बेसिकली डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है। अगर वो बिल्डिंग अच्छा बनता हो ना तो भी वो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग अच्छा बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट फिर भी ग्रो करेगा। अगर लोकेशन भी डेड है और बिल्डिंग भी डेड है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एटलीस्ट रीसेल में लोग देखते भी है ना कि बिल्डिंग कैसी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में तो समझ में भी नहीं आता। दूसरा इन्वेस्टमेंट इन अ रियल एस्टेट, जो सेकंड होम या थर्ड होम, जो भी इन्वेस्टमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ होम रहता है, ये आप बार बार ये कंपैरिजन आता है कि शेयर मार्केट से कंपेयर करो, शेयर मार्केट से कंपेयर करो। रियल एस्टेट इज मोर ऑफ अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट। आप इसको यही प्रोस्पेक्ट में सोच सकते हो कि ये एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, आपका ये एक सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसको कुछ नहीं होने वाला, कभी लॉस में तो नहीं जाएगा एटलीस्ट, कि आपका पूरा वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया जैसे एक शेयर मार्केट में होता है, अचानक से दलाल ऐसे गिर गया और फिर खत्म हो जाता है, और वो क्या पैनिक बटन आ जाता है लोगों के बीच में। तो भली वो ऊपर भी आता हो, जो भी रहेगा मार्केट जो भी चलता रहेगा, बट एज अ कॉमन मैन वो नहीं फिगर आउट कर सकते ना कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। हम लोग का रियल एस्टेट का इतना तो पता है कि इतना नीचे गिरेगा नहीं, कि जो चल रहा है वो रेट में तो कम से कम मिल जाएगा। ये कह सकते हैं शायद से प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं हो सकता है। तो आपका वो एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आपका इन्वेस्टमेंट इन जनरल कैटेगरी में, न्यू बॉम्बे की बात करूं, ओवरऑल न्यू बॉम्बे की बात करूं, जो सिटी के अंदर चल रहा है, वो इन जनरल अराउंड 7 to 10% आपको एप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर मिलता ही मिलता है, प्लस रेंटल यील्ड भी मिलता है। तो न्यू बॉम्बे का ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बेसिकली, कि ये बढ़ ही रहा है, रेंटल यील्ड प्लस आपका एप्रिसिएशन ऑन द फ्लैट। और अभी आप पहले लिमिटेड मतलब उल्वे जैसे लोकेशन पे कर रहे थे, फिर आपने धीरे धीरे खारगर किया, फिर अभी एरोली शुरू किया, फिर बाद में अभी हाल ही में घनसोली में आपका एक लॉन्च कर रहे हैं। तो सिडको टेंडर प्लॉट है, मैं बड़ा लॉन्च है अभी, ग्रो करते करते भी आया हूँ कि 3000 मीटर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मुझे आपको ये पूछना है कि अभी नवी मुंबई, देखो अभी नवी मुंबई में तो रीडेवलपमेंट भी शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी नवी मुंबई में वो पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, हाउ? देखो नवी मुंबई में ना, मैं हर एक सबको ही बताता रहता हूँ, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं खुद जब जैसे मैं उल्वे से खारगर गया, एरोली गया, अभी घनसोली कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज मेरे को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रही है कि नवी मुंबई अपने आप में हर एक जो नोड है बेसिकली वो एक सिटी है। आप एरोली से लेकर जाओ पनवेल तक, जितने भी एरोली, घनसोली, वाशी, नेरुल, सीवुड्स, सीबीडी बेलापुर, आपका खारगर, कामोटे, पनवेल, ये हर एक नोड अपने में एक सिटी है बेसिकली। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो घनसोली में रहने वाला आदमी है, जो भी फैमिली घनसोली में रहती है, जो लोग घनसोली में रहते हैं, वो घनसोली के बाहर जाना नहीं चाहते। जो एरोली में रहता है वो एरोली के बाहर जाना नहीं चाहता है, वाशी वाला वाशी के बाहर जाना नहीं चाहता है, नेरुल के बाहर जाना नहीं चाहता है, पनवेल वाला सेम चीज, पनवेल वाला पनवेल के बाहर जाना नहीं चाहता है।
तो इस रीजन की वजह से जो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ओके। डिमांड हर एक नोड में इतनी ज्यादा है कि आपको सप्लाई हमेशा कम ही मिलेगा। लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं अपने को, जो 1 BHK और 2 BHK में जा रहा है, 2 है वो 3 जा रहा है। 3 जा रहा है। ये एक हो गया इंटरनल। फिर एक होता है कि आउटसाइड इन्फ्लक्स, जो बाहर से पब्लिक आ रही है। गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो नवी मुंबई का चल रहा है आज के डेट में, जो है क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एवरीथिंग, स्कूल, कॉलेज, ओपन स्पेस, तो ये बाहर के इन्फ्लक्स है जो साउथ बॉम्बे को अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी ट्रांस हार्बर लिंक चालू हो गया, तो उससे ये बहुत बेनिफिट हो गया कि जो साउथ बॉम्बे के, जो मुंबई के बेसिकली कोर मुंबई के लोग थे, वो न्यू बॉम्बे और थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि एकदम से इन्फ्लक्स बढ़ गया है, बट थोड़ा करके बढ़ना चालू हो गया अभी, क्योंकि वो उधर आपको सीधा थ्री टाइम्स के रेट में, ये बेसिकली 3 टाइम रेट के बीच आप 3 टाइम हाई जो हम लोग का कॉस्टिंग है, उसे 3 टाइम्स कॉस्टिंग में उनको वहाँ पे फ्लैट मिलता है। एग्जैक्टली। तो उन लोग यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है। प्लस पनवेल के आगे जाके लोग, जो आगे भी कितने सारे लोग जो यहाँ पे, जो ट्रैवल, जिनका काम यहाँ पे ट्रैवल थ्रू न्यू बॉम्बे होता है, उन लोग भी यहाँ पे फ्लैट ले लेते हैं, ताकि बिटवीन ट्रैवल वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। कि एज अ रहने के हिसाब से, ओवरऑल फील के हिसाब से न्यू बॉम्बे को मेरे हिसाब से तो कोई बीट नहीं कर सकता। पर आप मुझे बताओ, आप जब प्लॉट लेते हो, जो भी सिडको के टेंडर्स जब भरते हो, उसमें आई एम श्योर कि आपको पहले बिडिंग करना पड़ता होगा, या फिर कोई किसी का लैंड परचेस भी करते हो, तो आप सच में स्टडीज करते हो, क्या देखते हो प्लॉट लेने के टाइम? प्रोज एंड कॉन्स आप देखते रहोगे? नहीं, डेफिनेटली प्रोज एंड चॉइसेस तो है मार्केट में, प्लॉट लेने के टाइम पे चॉइसेस तो है। यस, बट आपको फ्रैंकली बोलूंगा मैं ये बात कि अगर आप नोड वाइज देखो तो एवरी अदर नोड इन नवी मुंबई ऑलमोस्ट सिमिलर चीज में ग्रो कर रहा है। ठीक है। मतलब आप बनाने जाओ, बस हम लोग उसमें ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लॉट कौन से रोड पे है, कितने मीटर रोड पे है, आजू बाजू का डिस्टेंस, जैसे रेलवे कनेक्शन का डिस्टेंस कितने बड़े रोड पे है, आजू बाजू क्या चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, उसमें देखते हैं हम लोग वो पर्टिकुलर प्लॉट का लोकेशन। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगा जितने भी टेंडर्स हो रहे हैं, इनफैक्ट एवरी अदर प्लॉट इन न्यू बॉम्बे, किधर भी आप जाओ, आपको कभी भी कमी लोगों की नहीं मिलेगी। हर एक नोड में हर एक पब्लिक को किधर ना किधर वो फ्लैट परचेस करना ही करना है। इसलिए वो मैंने जैसे बताया आपको कि एक अलग एक नोड अपना एक सिटी चल रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई इतना है कि आज के टाइम पे न्यू बॉम्बे के रेट सबब्स के रेट से को भी बीट कर रहे हैं। आप सबब्स उठा लो, वहां पे जो रेट चालू है वो रेट ऑलमोस्ट न्यू बॉम्बे में चालू है। इनफैक्ट कोई जगह पे उससे ज्यादा चल रहे हैं। तो वो आप वैसे कंपैरिजन करेंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करे। मैं बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पॉजिटिव हूँ, जब भी एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, जो चीज़ मिसिंग थी वो चीज़ भी आ जाएगी। जो चीज़ मिसिंग थी कि जो एक हम लोग बोलते हैं ओल्ड मनी, जो है साउथ बॉम्बे, जो इसको बोलते हैं ओल्ड मनी, यहाँ पे रिलायंस सब मेजर लोग बैठे हुए हैं, पुराने सब बैठे हुए, ओल्ड मनी बोलते हैं जिसको। तो सबसे ज़्यादा पैसा आप देखोगे ओल्ड मनी बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है। तो वो चीज कन्वर्ट यहाँ पे पैसा, और एक बोलते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जो इसको पार करना मुश्किल है, ये एयरपोर्ट आने के बाद में होने वाला है। सच्ची? हाँ, 100% होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किधर मिलेगा? आप कितना भी कुछ कर लो, साउथ बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। क्यों इतने श्योर हो कि ये हो सकता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी कुछ कर लो, साउथ बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने ही नहीं वाला है। और जिस तरीके से स्लम रिडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पे बेसिकली जिधर जो स्पेस थोड़ा बहुत दिख भी रहा था वो भी डेवलप हो रहा है पूरा, तो कंजेशन 100% बढ़ेगा। बट जो रोड विड्थ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आप चेंज कर नहीं सकते हो, नहीं कर, कितना भी कुछ कर लो नहीं होएगा। डेंसिटी बढ़ेगा उनका, बिकॉज ऑफ आप उधर बिल्डिंग बनाते जा रहे हो। के लिए मुंबई में कैसा है, एक मुंबई में 2 ही व्यू मिलती है, तो क्रीक व्यू है तो स्लम व्यू, या तो आपको क्रीक व्यू मिलेगा या तो स्लम व्यू मिलेगा। मतलब ऊपर से क्रीक दिख रहा है, नीचे स्लम है। ये भी चीज हट रही है, ऐसा नहीं कि थोड़ा करके हट रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। स्लम हट जाएगा तो पूरा एक ओवरऑल मुंबई का पिक्चर, ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल जाता है। उससे न्यू बॉम्बे को भी फर्क पड़ता है, आजू बाजू क्लीन हो जाता है तो न्यू बॉम्बे को भी फर्क पड़ता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन एयरपोर्ट आ जाए, एयरपोर्ट के आजू बाजू जो डेवलपमेंट होगा, मेन चीज क्या है, लोग को ऑफिस है, कमर्शियल स्पेस है, लोग को एयरपोर्ट के बाजू में चाहिए रहता है, जो ट्रैवल रहता है, जो इंटर डोमेस्टिक ट्रैवल रहता है, तो नजदीक चाहिए भी तो लगेंगे, रेसिडेंशियल्स भी तो लगेंगे, स्टाफ कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जो थ्रेशोल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो मैं बता रहा था आपको, इसके बारे में बता रहा था कि इंटरनल पब्लिक जो आ रही है, जो बाहर की पब्लिक आ रही है, जो पनवेल के आगे की पब्लिक आ रही है, जो ये साइड से पब्लिक आ रही है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन लोग आ रहे हैं। बट अभी एक्चुअली रिलेटेड टू
एयरपोर्ट रिलेटेड टू ट्रैवल, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जिसको चाहिए कि ट्रैवल फटाफट हो पाए, जहाँ की 2 घंटा ट्रैफिक में अटके रहे, किसी को ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 2 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, बाजू में लेकर ट्रैवल कर ले, इंटर डोमेस्टिक ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो वर्क वाइज वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरा वो कहना है कि थ्रेशोल्ड जो है, जो पार नहीं हो सकता है, मतलब जो लगता है कि इसे पार नहीं हो पाएगा, बट ये एयरपोर्ट आने के बाद पार हो सकता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना मुंबई बीट ही नहीं कर सकता है। कितना भी कुछ करे वो क्या कर सकते हैं ना, कुछ कर ही नहीं सकते ना। अभी बीच में किसी ने मुझे मेल किया था, अच्छे पैसे वाले फैमिली से था, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन कंस्ट्रक्शन इन नवी मुंबई। उसका कंस्ट्रक्शन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, ठीक है। एंड ही वाज लाइक कि आप सर बताओ कुछ है क्या, कुछ प्लानिंग करता है करके ऐसा। तो आप कुछ मुझे ऐसा बताओ कि अगर किसी को बिल्डर बनना है या काम शुरू करना है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ये सवाल मैं आपको इसके लिए पूछ रहा हूँ कि आपने अभी जस्ट इसी पॉडकास्ट में बताया कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा था, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स खुद के शुरू किए। हाँ, मतलब मैं किसी अंडर, मतलब बिगनिंग क्या होनी चाहिए? पैसा अभी लाइक मैं मेरे पास पैसा डजंट मैटर, सच्ची बोलो, डजंट रियली। हाँ, मतलब पैसा, मतलब जगह, यहाँ पे जगह की स्कैर्सिटी न्यू बॉम्बे में भी इतनी है कि जगह नहीं आपके पास में बनाने के लिए। एटलीस्ट सिटी के अंदर बोल रहा हूँ मैं, सिटी में बेसिकली मेरा है कि हर एक जो नोड है, अभी सिर्फ प्लॉट जो आ रहे हैं वो सिर्फ टेंडर प्लॉट्स आ रहे हैं। न्यू बॉम्बे बना ही कॉन्सेप्ट न्यू बॉम्बे को बनाने वाले सिडको है बेसिकली। सिडको ने ही पूरा डेवलप किया, उन्होंने ही स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर लैंड लेकर उसको एक डेवलप प्लान बना के दिया हुआ है जहाँ पे बिल्डिंग बन सके। सही। तो आज के टाइम पे वो सब ऑलमोस्ट, मैं बोलूंगा बिल्डिंग ऑलमोस्ट सब बन चुकी है। सिर्फ हार्डली 5 to 10% पैच बचा रहेगा ओवरऑल न्यू बॉम्बे में, पनवेल छोड़ के बोलूंगा मैं, कि जो डेवलप होना बाकी है। बाकी तो वो सिडको टेंडर के थ्रू निकाल रही है प्लॉट्स, जो हम लोग, जैसे मैं उसमें लेकर बिड करके हम लोग भर के फिर डेवलप कर ही रहे लैंड। तो टू एंटर इनटू रियल एस्टेट एज अ न्यू बिल्डर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई वुड से। दैट्स द रीजन आई आस्क्ड। हाँ, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बस लैंड की स्कैर्सिटी है। देखो न्यू बॉम्बे ऑलरेडी उसमें कंपटीशन है, कंपटीशन करते हैं, और आज देखोगे न्यू बॉम्बे भी, हम, मैं बोलता हूँ ना, इधर न्यू बॉम्बे मुंबई लो, न्यू बॉम्बे लो, हम लोग ग्रो होते हैं वर्टिकली, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो एक छोटे से लैंड पे हम लोग वर्टिकली ग्रो होते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं। तो वो उसी का मतलब ये है कि लैंड इतनी कमी है कि हम लोग को और कोई ऑप्शन नहीं है, कि हम लोग जो भी ग्रो हो रहे हैं वो वर्टिकल लाइन में ग्रो हो रहे हैं। जो 7 स्टोरी थी, अभी एफएसआई बढ़ने के बाद वही 10 स्टोरी बना रहे। हो सकता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में रोड पे देख के और भी हाइट एफएसआई मिलना चालू हो गया। हाँ, तो वो सिनेरियो में एक नए लोग को एंटर करना, ये नहीं बोलूंगा मैं किसको, ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट आता है, मैं बोलूंगा सिर्फ पैसे। जैसे मैंने आपको 2 टाइप के बिल्डर है, ये आपको मैंने बताया नहीं, 2 टाइप के बिल्डर होता है। आपने टॉपिक निकाला तो ये भी बोल देता हूँ। ठीक है। 2 टाइप के बिल्डर होते हैं। एक बिल्डर होता है जो सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर देखता है, लाइक कि मैंने एक्स पैसा डाला, मेरे को वाई पैसे का रेवेन्यू है और मेरे को जेड का मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। ये कंस्ट्रक्शन में बोल रहे हो? कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, डेवलपर की बात कर रहा हूँ, कि मैंने इतना पैसा डाला प्लॉट में, मैंने इतना बिल्डिंग बना, इतना बेचा और इतना मुझे मिल गया इसमें। ओके, डन। उसमें उन लोग कुछ और दिखते नहीं, टर्नओवर। हाँ, बस। दूसरा होता है जो टर्नओवर के साथ साथ एक फिनिश प्रोडक्ट देने को ट्राई करता है, कि मतलब टर्नओवर भी अच्छा हो, और क्या वर्ड में यूज करूँ उसके लिए, एक ब्रांड बिल्डिंग, एक बेसिकली एक कंप्लीट बिल्डिंग देना उनका प्रेफरेंस रहता है। डेवलपर्स वैसे भी लिमिटेड डेवलपर्स है जो वो भी देखते कि नहीं, जो भी फिनिश करना है वो मेरे अंडर होना चाहिए, ना कि एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जो मेजोरिटी बिल्डर देखते हैं, काफी लोग करते हैं कि हम लोगों ने लैंड खरीद लिया, थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन देख लिया, उसके बाद में वो फिनिशिंग क्या कर रहा है, भले उन लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखते हैं, बट फिर भी वो फिनिशिंग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जितना फोकस होना चाहिए नहीं हो पाता है। और ये 2 टाइप के बिल्डर है, जो एक सिर्फ टर्नओवर देखता है और दूसरा देखता है कि नहीं, जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो कस्टमर जो मेरे में बिल्डिंग में ले रहा है वापस से लेगा कि नहीं लेगा। ये 2 टाइप के होते हैं। तो आप देखोगे न्यू बॉम्बे में खास करके ऑलमोस्ट 80% लोग, न्यू बॉम्बे के लोग रिलेटेड टू रियल एस्टेट है। ये ग्रो हो रहा था, सब स्टार्टिंग में आए थे, सबका पैसा किधर ना किधर लिंक्ड अप है। मतलब किसी ने शॉप लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट में, किसी ने घर लिया हुआ है, किसी ने थोड़ा पैसा किधर कोई बिल्डर के पास में एज एन इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट 80% पब्लिक न्यू बॉम्बे में रियल एस्टेट से रिलेटेड है। बट वही रीजन से बता रहा हूँ कि जो बहुत ही लिमिटेड बिल्डर्स है जो एक्चुअली स्टार्ट टू एंड विथ फिनिशिंग
विद टर्नओवर खुद पर्सनली चेक करके दे, भले टर्नओवर थोड़ा उसमें कम ज्यादा हो जाए, बट एटलीस्ट जो जो लोग ले रहे हैं वो जगह पे, वो अगले बार भी वो ले रहे देख के, और 10 लोग और बोले। अभी तो ये भी ट्रेंड आया ना कि लोग लैंड ले लेते और फिर लॉक एंड की पे किसी और को दे देते। एक मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि लैंड लेने के बाद में किसी लॉक एंड की में किसी और थर्ड पार्टी को दे देते बनाने के लिए। अभी वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो भी जो जिसको देते हैं वो भी अपना देखता है। वो तो एज अ प्योरली उसको ना देखना है क्लाइंट को, ना कुछ करना है, उसको बस बना के बिल्डिंग देके चले जाना है। उसको क्लाइंट से उसको कुछ मतलब है नहीं, क्लाइंट को मतलब होना चाहिए डेवलपर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर। एग्जैक्टली आगे जाके उसका ही उनको मेंटेन भी करना है, मेंटेन भी होना चाहिए। तो ये चीज है एक फिनिश बिल्डिंग देने में और एक बिल्डिंग देने में कि नहीं ठीक है टर्नओवर हो गया, इनको बना दो बिल्डिंग। चलो नेक्स्ट मैंने ये वर्ड यूज किया था आपके फर्स्ट टाइम उन्होंने जब किया तभी मैंने बोला कि मैं पर्सनली भी ये बिलीव करता हूँ कि हम लोग वो मैच बॉक्स नहीं देते बना के, एक ढांचा बना के नहीं देते, हम लोग घर बना के देते हैं। कि सिर्फ ढांचा बना के दे दिया खत्म नहीं, हम लोग एक अंदर जाके घर जैसी फीलिंग होनी चाहिए, भले वो 7 स्टोरी हो, 4 स्टोरी हो, कि 12 स्टोरी हो, कि 30 स्टोरी हो। तो ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एवरी बिल्डर शुड लुक इनटू इट। क्या रेरा क्या करता है, रेरा सिर्फ मेंटेनेंस देखता है, वो नहीं देखता कि अंदर क्या चल रहा है। मैं तो बेसिकली फिनिशिंग क्या है, बेसिकली आपका अंदर जाके फील क्या है, आपका टेरेस कैसे मेंटेन करो, आगे क्या देख। रेरा का एक चीज अच्छा है कि वो एटलीस्ट रेरा आने से एक चीज अच्छा है कि बिल्डिंग बन रही है। एक्चुअली रेरा लीगल टेक्निकल देखते हैं, पर उसमें Exactly. और एक ऐड होना चाहिए था फिनिश, लीगल टेक्नीशियन। फिनिश का कुछ देखो, फिनिश का हर एक अलग अलग डेफिनेशन है, किसका कुछ डेफिनेशन, पैरामीटर्स कुछ है नहीं। वो एक आदमी का खुद का एक फील है बेसिकली। आप आने के बाद में जो चीज दिखती है उसका सिंपल है कि हर एक चीज नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, फिनिश दिखना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि किसी पर्सन को अगर घर खरीदना है, उसका पहला घर है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स उसके होने चाहिए? तो सबसे पहला तो उनका पर्सनल पैरामीटर होता है कि वो लोकेशन कैसे दिख रहा है, कि उसका ट्रैवल किधर है, उनका घर, उनको जाना किधर, जॉब के लिए किधर जाना है, उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो स्कूल क्या है क्या नहीं है, ये उनका पर्सनल की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि इधर क्या लग रहा है। सर्वाइवल कैसा इजी हो, सर्वाइवल मतलब हाँ बस बेसिकली कम्यूट उनका चीजें, हाँ डे टू डे लाइफ कैसे जाने वाला है, वो लोकेशन उसकी, वो बेसिकली लोकेशन देखेंगे पहले तो। वो ऑब्वियसली उन लोग देखेंगे लोकेशन। एज अ बिल्डर पर्सपेक्टिव मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप जब भी देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइटल, कि टाइटल ऑफ द प्लॉट वो कैसा है, क्लियर टाइटल है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है क्या है। इसका बहुत ही सिंपल वे है निकालना। कोई भी आप बिल्डर जाते हो, कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो, वन ऑफ द वेरी गुड बैंक्स, आप HDFC बैंक पास चले जाओ, उसको बोलो मेरे को यहाँ पे लोन करना है, वो खुद ही बैंक वो पूरे टाइटल का रिपोर्ट निकाल लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है नहीं इसमें हम लोग को ये इश्यूज लग रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि इसमें टाइटल में इश्यूज है कुछ, तो वो लोन नहीं देगी। वो लोन नहीं देगी, अगर HDFC मना कर दिया लोन देने के लिए कि प्रोजेक्ट में को लोन ही नहीं देना है, तो बट समझो उसमें कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टाइटल। ये सबसे पहले उनको जाके चेक करना है कि टाइटल क्या है। इससे ये एक चीज है कि एटलीस्ट बिल्डिंग तो बनेगी, बिल्डिंग में आगे जाके इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लीगल्स में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं हुआ तो आज के टाइम पे आप हर ऑल्टरनेट डे एक न्यूज पढ़ते हो न्यूज़पेपर में कि यार मुंबई में यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इलीगल बनी हुई है, गार्डन प्लॉट पे बिल्डिंग बन चुकी है। कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों ने, रेरा में कितने बार ऐसा हो चुका है अभी रिसेंट, मतलब जिन्होंने रूल चेंज करना पड़ा कि जो भी सीसी है, पहले रेरा में सीसी चेक नहीं होती थी, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं सीसी जो सबमिट कर रहे हैं बिल्डर डेवलपर, वो सीसी आप जो म्युनिसिपालिटी है, जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है, डेवलपिंग अथॉरिटी, उनको उन लोग भेजते हैं चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। पहले होता नहीं था। Okay. बाद में ये चीज भी आने लगी कि यार जो काफी जगह पे सीसी दिए हुए, मतलब जो रेरा नंबर निकले हुए प्रोजेक्ट भी बोगस है। लैंड गवर्नमेंट लैंड है बेसिकली, प्लॉट गार्डन लैंड है, उसका कुछ अता पता नहीं है, उस पर बिल्डिंग खड़ी करके बेच दिए, लोन भी हो चुका है सीसी रेरा नंबर के हिसाब से हुआ है। वो बहुत मेजर इश्यूज है। तो ये सब चीजें अब टाइटल रिपोर्ट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक फंड है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी लॉयर को पकड़ो, किसी एडवोकेट को पकड़ो, कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है बिल्डर को बोलना है मुझे लोन करना है, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दो। बिल्डर बोलेगा कि मुझे एक टोकन दे दो, आपको वही बात करना है कि रिफंडेबल टोकन रहेगा। बेसिकली आपको हम टोकन दे रहे हैं, ये लैंड का टाइटल क्लियर आएगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, विच इज
जो बिल्डर को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि कोई मेरे को बोले कि नहीं मेरे को टाइटल पहले चेक करना है, बिकॉज हम लोग का बेसिकली एक बोलते हैं ना एक कर्तव्य है ये कि बताना कि ये आप ले रहे हो घर तो एक टाइटल लैंड टाइटल क्लियर है, आप जाके चेक कर लो, कोई इशू नहीं उसमें। पर टोकन रिफंडेबल का आपने बात किया, मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी कभी कस्टमर के साइड से मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशंस में या फिर डिसीजन में, या फिर घर पे जाके माइंड चेंज हो जाता है, फैमिली मना कर देती है। उन केस में भी जब बिल्डर के देखो, पास जाते हैं कस्टमर ना रिफंड मांगने, तो मेजॉरिटी टाइम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बिल्डर्स देते नहीं है। देखो रेरा का भी रूल है कुछ परसेंटेज फॉरफिट करने का, ठीक ठीक है, इट इज इन द रूल, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसलिए वो दोनों दोनों जगह पे सेव का करते हैं। रेरा ने ये भी रूल डाला कि फॉरफिट का, दूसरी जगह पे रेरा ने ये भी डाला हुआ है कि अगर बिल्डर एट फॉल्ट है तो बिल्डर को रिटर्न करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ओके। अगर बिल्डर मना कर रहा है तो ये दोनों रेरा ने सेफ गार्ड दोनों तरीके से किया है, बिल्डर को भी सेफ गार्ड किया है और क्लाइंट जो खरीदते हैं उनको भी सेफ गार्ड किया हुआ है। तो इसमें वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम देखना चाहिए कहाँ पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डर एट फॉल्ट है या क्लाइंट एट फॉल्ट है। बिल्डर एट फॉल्ट है, बिल्डर की तरफ से डिले हो रहा है सब कुछ, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स देने में, कुछ करने में, लीगल इश्यूज करने में, और वो डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली बिल्डर को फॉरफिट करना नहीं चाहिए। हाँ, अगर क्लाइंट डिले कर रहा है, बेसिकली हर एक बिल्डर एक टाइम ड्यूरेशन देता है कि इतने टाइम आपको पेमेंट करना है, ठीक है, इतने टाइम में आपको ये करना है, बट अगर क्लाइंट की तरफ से एक लैग आ रहा है कि नहीं ठीक है, मैं वो करने में एक बार टोकन देने का आदमी आराम आराम से नेक्स्ट 6 मंथ लगा दिया उन्होंने, इसलिए बिल्डर अल्टीमेटली बिल्डर भी तो पैसे देकर बिल्डिंग बनाएगा, बिना पैसे तो वो भी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वो भी वो चीज़ है उसकी, बिल्डर की भी वो फ्लैट ब्लॉक हो जाता है, ही कैन नॉट सेल दैट फ्लैट जब ये टोकन आया, आगे प्रोसेस चल रहा है। तो सर्कमस्टांसेस तो सर्कमस्टांस डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्कमस्टांस में क्लाइंट ने टोकन दिया हुआ है और उसका रीजन क्या है। रीजन क्या है? मैं पर्सनली दे देता हूँ रिटर्न। आप दे देते हैं? हाँ, मैं दे देता हूँ रिटर्न, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब अफोर्डेबल हाउसिंग आते हैं, अच्छा। उन लोग को चाहिए फ्लैट, बेसिकली उन लोग ऐसा नहीं कि मेरे को फ्लैट नहीं चाहिए, टोकन डाल दिया और छोड़ दिया है। तो मेरे इसमें जितने भी लोग आते हैं वो प्योरली अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं, उनको फ्लैट चाहिए होता है फॉर नेसेसिटी पर्पस। है कुछ इन्वेस्टमेंट से भी आते, सेकंड फ्लैट लेते भी, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, बट मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा उसमें हक ही नहीं है। आपके आए कस्टमर रिटर्न, मतलब पहले का लिया है, फिर रेफरेंसेस से, फिर मामा, चाचा, काका, भतीजा, ऑलमोस्ट 80% मेरा रेफरेंस आते रहते हैं, 80 to 90% रेफरेंस। कोई एक बताओ ना, कोई कस्टमर का है आपको याद है कि ऐसा कहानी हुआ फीडबैक के तौर पे? फीडबैक के तौर पे अभी जैसे मैंने सबसे पहले एरोली का प्रोजेक्ट चालू किए, वहाँ पे कस्टमर ने फ्लैट लिए, एक नहीं मैं एक्चुअली 3-4 कस्टमर है जो एरोली में फ्लैट लिए उन्होंने, इनिशियल स्टेज पे लिए उन्होंने। तो उनके मैंने जब खारगर लॉन्च किया तो खारगर लॉन्च के टाइम पे उनके रिश्तेदार आए, वो देख के उन्होंने ले लिया, उन्होंने वहाँ पे खारगर में लिया। अब मैं घनसोली अभी जस्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी मेरे पास में जो पहले के क्लाइंट है ऑलरेडी खड़े कि हाँ ठीक है आप लॉन्च करो, हम लोग ले लेंगे। ये बेसिकली अल्टीमेटली मेरे गुडविल बना रहा हूँ मैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट में गुडविल बनता है, एक ट्रस्ट बनता है, तब जाके लोग आगे काम करते हैं। और ये चीज़ जो यहाँ पे रहने वाला है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप न्यू बॉम्बे का ही हूँ, तो यहाँ पे कर्म भूमि है, देखा हुआ है। हाँ, कर्म भूमि यही है, तो इधर ही कमाना है, इधर ही बनाना है। करेक्ट। तो वो चीज़ वैसे ही रिपीट होते हैं गुडविल मार्केट में। देखो ना कि रियल एस्टेट में, हर एक फील्ड में ये चीज़ है, आप गुडविल बनाओ, आप एक क्लाइंटल के साथ में अच्छा ट्रस्ट रखो, उसका ट्रस्ट ब्रेक मत करो, तो आप आगे वो करेगा ही काम, आपके साथ में आएगा ही आएगा। आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने शूट किया था ना, जिसका बात चल रहा था सेक्टर 17 का, उसमें क्लाइंट को मैं मिला था, हम लोग ने शायद से वीडियो डाला है वो यूट्यूब पे, एंड सडनली दैट क्लाइंट गॉट इमोशनल कि अरे मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बिल्डिंग बनेगा करके, मैंने तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया था, और वो मतलब आंखों में पानी आ गया उसके, और वो बोलने लगा कि अभी लोग मिलने आ रहे फ्रेंड वेंड, तो वो इतना इम्प्रेस है कि घर तो सही है ही, और बिल्डिंग, लॉबी, स्पेस, सब कुछ इतना जबरदस्त है कि रेफरेंसेस मतलब ये क्या है, देखो जो अफोर्डेबल, खास करके मैंने देखा है जो अफोर्डेबल जो फर्स्ट घर खरीदते हैं वो ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, कि मतलब पहला घर उनके लाइफ का सेविंग डालते हैं उन लोग पहले घर में, कि मतलब हर एक चीज, हर एक लोग का रहता है कि पहला घर एक मतलब रोटी कपड़ा मकान, तो एक नेसेसिटी है उनके लिए, तो एक ऑब्वियसली अटैच इमोशन अटैच रहते ही उस चीज में, कि वो पहला घर खरीदने टाइम पे लोग इमोशंस होते ही। तो मेरा वो ये कि बस उनके प्रॉपर पूरा एक बिल्डिंग ऐसा फीलिंग है कि हाँ ठीक है एक घर में जा रहे। चलो ये तो फर्स्ट होम का हो गया, लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या आगे कुछ आप और बेटरली गाइड कर पाओ, बता पाओ तो?
देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज मोर ऑफ अ सेविंग दैन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसमें बेसिकली लोग का एक सेफ गार्ड है, मतलब बेसिकली इसमें आपको कुछ पोर्शन आपका डे टू डे मंथली जो आता है वो आप एक जगह डाल रहे हो, जो आपका रिटर्न एटलीस्ट बैंक से ज़्यादा देगा आपको, एफडी से ज़्यादा देगा आपको रिटर्न, और शेयर मार्केट से कम रिटर्न देगा। बट डिफरेंस ये है कि शेयर मार्केट में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो कितना ऊपर नीचे होता रहेगा। वो study नॉलेज होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, तब जाके आप शेयर मार्केट में डालते हो। एंड देन अगेन स्टडी करने के बाद में भी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल है बेसिकली। तो मैं उससे कंपेयर रिटर्न में कर ही नहीं चाहता हूँ कि वो अलग ही चीज़ है। एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम, मतलब टोटली डिफरेंट चीज़ है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज मोर ऑफ अ सेविंग एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है। आप घर के मामले में जाओगे तो इज मोर ऑफ अ सेविंग। सो आपका ये क्लियर मैसेज है कि घर ले रहे हो तो घर को घर के तरह रखो, उसको 100% कैलकुलेशन में मत नहीं, आप कैलकुलेशन करो, करना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन, बट उसको शेयर मार्केट से कंपेयर मत करो। कंपेयर मत उसको किसी और इन्वेस्टमेंट, जो खास करके जनरली आज के टाइम पे लोग शेयर मार्केट से ही कंपेयर करते हैं, यार उधर तो इतना रिटर्न आ रहा है, उसमें मैं बेसिक पैसा भी डाल दूँ तो भी इतना रिटर्न मेरे को मिल जाता है। बट वो चीज़ टोटली डिफरेंट है। ये एक सेफ गार्ड है बेसिकली। आपको पता है कि हाँ कुछ नहीं तो सही है, घर तो है अपने पास में, सेकंड घर भी लोगे, थर्ड घर भी लोगे, तो भी आपको एक सेफ गार्ड है बेसिकली, आपका सेविंग हो रहा है वहाँ पे। वो करेक्ट। जैसे आपने बताया है कि रिटर्न कंपेयर नहीं करना है, रिटर्न उस बेसिस सोचो मत, बट मैं बोलता नहीं, वो भी सोचो। सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप किधर घर ले रहे हो, कौन से एरिया में घर ले रहे हो, और कौन से बिल्डर का घर ले रहे हो। जो मैंने हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे कि बिल्डर प्रोजेक्ट बनाता कैसा है वो देखो, सब चीज़ एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक गलत जगह पे गलत बिल्डर का घर लोगे तो 100% नेगेटिव रहोगे, बट एक गलत जगह पे अच्छे बिल्डर का घर लोगे तो फिर भी पॉजिटिव रहने का चांस है। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी बता। स्टोरी, हाँ रियल स्टोरी। रियल स्टोरी, मतलब एग्जाम्पल है। ओके, रियल स्टोरी ठीक है, कहाँ से, बताइए, एक बताइए। एग्जाम्पल है, मतलब एक उदाहरण आप किससे भी कनेक्ट कर सकते हो इसको एक्चुअली। ठीक है। तो अभी एक बंदा बैठा है, उसका क्या आदत है, दारू पीने। दारू पीने रोज ओके। रात को पौवा खोला, दारू ठीक पीना है। चालू। बेवड़ा है, आसान बेवड़ा ही है, भाषा हाँ में। बस मतलब पकड़ लो 10 साल से पी रहा है दारू, 10 साल से पी रहा है बस कंटिन्यू। ठीक है। कंटिन्यूस पी रहा है। अभी ऐसे ही क्या होता है, काफी जगह उसके एक दोस्त मिल गया उसको एक दिन। ठीक है। तो ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, हाँ। देना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि। करेक्ट। तो आके उसको वही बोलने लगे, तू 10 साल से दारू पी रहा है। एक टॉपिक निकला कि यार कुछ पैसा नहीं है मेरे पास में, दारू वाले ने बोला रहेगा यार कुछ पैसा बच नहीं रहा है, जो भी है खर्च हो जा रहा है, ये वो XYZ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है दारू कब से पी रहा है? बोलता है मैं लास्ट 30 साल से पी रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेगुलर पी रहा हूँ। तो वो कैलकुलेशन करता है कितने की पी रहा है, हाँ ठीक है इतने XYZ अमाउंट की पी रहा हूँ, जैसे 30 साल में कितना हो जाएगा, बोला इतना हो जाएगा। तो उसको बोला फिर तू खुद रो रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट तेरा है नहीं, कुछ नहीं है, तूने लाइफ में कुछ बनाया नहीं, और दारू तो तू रोज पी रहा है। तो वो उसको पूछता है, अब ये चीज़ दोनों वे में चलती है। वो उसको पूछता है तू दारू नहीं पी रहा है, तूने 30 साल में क्या किया? तो उस टाइम पे वो बेसिकली ये, हाँ जो समझा रहा था वो खुद ही हो जाता है, यार या तो मैंने भी कुछ नहीं है। तो इस चीज का उदाहरण नहीं बेसिकली ये है कि जो करो, कुछ नेगेटिव खर्चा भी करो और कुछ खर्चा ना भी करो तो भी आपको कुछ नहीं बनने वाला है। आपको प्रॉपर एक जगह पे खर्चा मतलब एक सेविंग करना है, तब जाके आपका कुछ बनेगा। ऐसे नहीं कि आप किधर नेगेटिव खर्चा कर रहे हो और किधर कुछ खर्चा कर नहीं रहे हो तो सेविंग्स हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप खर्चा करना है, एक जगह पे खर्चा करना है, सेविंग बनना है। जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट एक सेविंग है, इतना पैसा मंथली निकालो और इतना पैसा डाल दो, आपका एक प्रॉपर्टी बनता है। और आपका एक बार आपने टोकन दे दिया ना किसी भी फ्लैट का, तो वो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है अभी ये फ्लैट हम लोग को लेना ही है। और जिस टाइम पे आपको एग्जिट भी करना हो, जैसे आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेल करना है, किधर और डालना है, किधर और कुछ करना है, किधर और इन्वेस्टमेंट करना है वापस से, तो ये लिक्विडेशन भी देखो, घर का भी लिक्विडेशन आपको भली इतना फास्ट नहीं बोलूँ जितना शेयर मार्केट से, देन अगेन मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, बट आपको एटलीस्ट पता है कि सेफ गार्ड एक जगह पे मेरा पैसा है। आई कैन रिलेट दिस विद माई फादर एटीट्यूड ना। मेरे फादर का ऐसा है ना कि जब अपने काम शुरू कर दिया प्रोफेशनली, तो उनका ऐसा था कि कुछ ना कुछ करके हमारे नाम पे लोन ले लेते थे। अब
भाई का और हमारा डिस्कशन होता था, यार कोई एक लोन खत्म करते हैं, ये दूसरा लोन चढ़ा देते हैं। तो उन बहुत टाइम के बाद वो समझ में आया कि उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं करते तो जो आपने अब तक बैकग्राउंड में बैकअप में जो बना के रखा है ना, वो कभी नहीं, मतलब लोन भी क्या करते थे, कुछ गोल्ड लोन हमारे ही नाम पे ले लिया, Right. खरीद लिया, वैसे करते 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 फिर मैं बोला पापा ये कौन करता है यार, लोन करके कौन गोल्ड खरीदता है, छोटी छोटी चीजें ले लेते थे। बोला वो नहीं करता तो पैसा खर्च हो जाता था तेरा, और खर्च हो जाता तो वो अलग आदतें गलत सीख लेता। तो उनका हमेशा यही कहना है कि एक लोन खत्म होता है दूसरे की तैयारी रखो। मैं इसका एक ऐड करना चाहूंगा बस, इसमें देखो दूसरे की तैयारी वो एज अ सेविंग प्रोस्पेक्टिव से करना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट उसका दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी कि जहाँ पे आप ले रहे हो फ्लैट, देन अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में आप जिधर इन्वेस्ट कर रहे हो वो हमेशा देख के क्या, देख के क्या, लोन ले रहे हो एक सेविंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, ठीक पर है, अच्छे बट जगह आगे जाके आप, हाँ एग्जैक्टली, जैसे आपका रेट ऑफ रिटर्न आपने लिया 8% के रेट में, 9% के रेट में आप रेट ऑफ मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले रहे हो, अगर आपका प्रॉपर्टी वो सेम रेट में एप्रिशिएट नहीं हो रहा है तो फिर आप नुकसान में हो। करेक्ट। ये गलती काफी लोग करते हैं सस्ते के चक्कर में, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि सस्ता और कुछ चीज मिल जा रही है, वहां पे ले लिया फ्लैट, लोन भी ले लिया, और पता चल रहा है बाद में जाके जो उसका एप्रिसिएशन रेट है वो कुछ माइनर 3-4% पे, और आप लोन लिया 8% पे, आप इनफैक्ट घर रखने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो। हाँ, तो ये बहुत गलत चीज है जो लोग को समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लोग क्या इमोशनली अटैच हो जाते हैं फ्लैट के साथ में, घर मेरा घर है। ये सेकंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पहला इन्वेस्टमेंट तो अपना घर है, और वो भी हो जाता है यार, लोग सेकंड घर में के साथ भी इमोशंस हाँ अटैच हो जाते हैं, एग्जैक्ट। पहला घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे घर की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे घर में भी लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए कैलकुलेशन नहीं करते बेसिकली कि ले लिया, बट आज के टाइम पे मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स में एक्चुअली मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से स्टेज पर है, मैं जो इंटरेस्ट भर रहा हूँ उतना मेरे को रिटर्न मिलेगा भी 3 साल बाद बेचने के लिए, नहीं मिलेगा। तो ये सब जगह पे आता है अच्छा बिल्डर, मैं वही बार बार पर्सपेक्टिव, ये सब जगह पे आता है कि लिए एक टाइम पे आपने ले लिया सस्ता फ्लैट ले लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बट आगे रिटर्न भी तो चाहिए उसका। हाँ, मतलब फाइनली प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनेगा उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि रीसेल वैल्यू कैसी। यस, आपका ये एक्चुअल सेविंग है कि लॉस है, उस पर समझ में आएगा कि आपका सेविंग है कि लॉस है। चलो सही। तो आपको बहुत बिल्डर अच्छा चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। चलो बड़ी, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि रियल एस्टेट में थोड़ा गिमिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, रियल एस्टेट में 2 चीजें आप मुझे बताओ, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छा, अच्छी बुरी का नहीं, जो ठीक है और जो ठीक नहीं है। एज ए बिल्डर में बताऊं तो, बुरी चीज बताऊं तो, रियल एस्टेट वन ऑफ द हेवीली टैक्स्ड इंडस्ट्री। तो वही स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन, जो एक बायर्स को बायर जो खरीदने आता है उसको ऑलरेडी इतना बड़ा टैक्सेशन का ब्रैकेट डाल ही देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो हम लोग जिस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इनपुट मटेरियल है, दोज आर हेवीली टैक्स जीएसटी मटेरियल्स। जो सबसे मेन आता है स्टील और सीमेंट। स्टील इज 18% जीएसटी एंड सीमेंट इज 28% जीएसटी। इन उसके अलावा भी जितने भी मटेरियल आते हैं मोर और लेस 18% जीएसटी पे। एक ये चीज होगी, उसके बाद में ये चीज आप ऐड, बेसिकली देखो जो हम लोग कर रहे हो अल्टीमेटली जाना कस्टमर को ही है, तो उतना हेवीली टैक्स होने के बावजूद बाद में ऊपर से गवर्नमेंट का भी टैक्स अलग से ऑन फ्लैट लगता है। ये भरने के बाद में हम लोग के लिए स्पेशली बचता कुछ नहीं है, एक तरीके से देखा जाएगा। जो फ्लैट कॉस्ट हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम कस्टमर्स के लिए, जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, एग्जैक्टली, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी आपका इतना हेवीली टैक्स जीएसटी चले जाता है हम लोग का। एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, अभी एज अ डेवलपर तो हम लोग नेगेटिव पॉइंट और एक चीज है कि रियल एस्टेट में अभी एक थोड़ा बहुत मैं इसमें जा रहा हूँ, थोड़ा क्या बोलते हैं, एक थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहा हूँ कि रियल एस्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये बहुत ही क्या बोलते हैं फिक्स्ड नहीं रहते, कभी भी चेंज हो जाते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कुछ उसको लगता है कि नहीं ठीक है ये चीज गलत हो रही है, उनके प्रोस्पेक्टिव में वो एक रूल चेंज करके लेकर आ जाता है। भले वो डेवलपमेंट में लेकर मतलब इन प्रोपोजिशन में लेकर आता है, उस पर डिस्कशन होते हैं, बट एज अ बिल्डर जब हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, कुछ बिल्डिंग बनाते हैं आज के रूल के हिसाब से, और वही रूल नेक्स्ट 6 मंथ में चेंज हो जाए तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है।
तो वो अभी जैसे करंट टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के टॉपिक ले लेता हूँ मैं। लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर से एनवायरमेंटल क्लियरेंस बंद है। इन्होंने एक इको सेंसिटिव जोन लेकर आए लास्ट ईयर और मेरे ख्याल से 2 इयर्स बैक, जो जिसमें मैक्सिमम मुंबई और न्यू बॉम्बे आ गया है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स है जो जिसका कंस्ट्रक्शन 2 लाख स्क्वायर फीट एंड अबाव था, वो सब स्टक है, 2 साल से स्टक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है लैंड पेपर, लैंड लेकर रखा हुआ है एंड दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन इट। और मतलब दे हैव इन्वेस्टेड इन क्रोर्स, 100 करोड़, 200 करोड़, इवन 500 करोड़, सब क्रोर्स में इन्वेस्टमेंट है लैंड का, और वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही चालू नहीं हुआ है। तो ये ऐसे और बहुत सारे उदाहरण है जो चेंज हो जाते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी था ना, छोटे प्लॉट पे 4 माले का बिल्डिंग बनाओ। और न्यू बॉम्बे की बात करें तो 4 माले की बिल्डिंग पे, ये ओवरऑल फैक्टर न्यू रियल एस्टेट के साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है कि जो आज के डेट में कुछ प्लॉट लो और फिर कुछ बिल्डिंग हम लोग उसके साथ में कैलकुलेशन करें, यही चीज साल 2 साल बाद 6 महीने बाद भी चेंज हो जाती है कि यानी ये रूल्स है, ये आ गया तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, बिल्डर ही है, उन्होंने एक 200 मीटर लिया था, फिर बाद में जब डील वील कर लिया, फिर बाद में सिडको का नया रूल चेंज हो गया, बोला कमर्शियल बनाओगे तो 3 माला ही बनाना पड़ेगा, फिर अगर रेसिडेंशियल बनाओगे तो 4 माला बना। तो ये सेइंग कि मेरा नीचे 1 करोड़ का माल तो कट हो गया, 2 गाली चले गए मेरे। तो ये तो बहुत ही छोटा उदाहरण है, मतलब मैं बोलूंगा ये क्या सोचो, इसमें तो कितना कम पैसा, कितना कम इन्वॉल्व है, करोड़ 2 करोड़ है। मैं अगर एनवायरमेंटल में जाओगे उसमें तो बहुत बड़ा टर्नओवर, हाँ, मतलब 100-200 करोड़ का प्लॉट है, तो नॉमिनली क्रिएट करोगे तो वो भी करोड़ों में चला जाएगा। तो वो 2 साल से स्टक है प्रोजेक्ट, और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या करें, क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू है। तो ये चीज बहुत ही, मतलब रियल एस्टेट इज वेरी इरेगुलराइज्ड इंडस्ट्री फॉर अ बिल्डर साइड। फॉर अ बिल्डर साइड रेरा आने के बाद में थोड़ा बेटर हो गया कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एज ए बिल्डर भी, एज अच्छे बिल्डर मैं बोलूंगा बहुत अच्छा हो गया, रेरा आ गया, एटलीस्ट डिस्टिंग्विश आ गया है कि एक अच्छे बिल्डर और बुरे बिल्डर में। बिकॉज जो बिल्डर है, जैसे मैंने बोला था कि जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, बस बिल्डिंग ठोको जो निकलो यहाँ से, सही, तो वो फिल्टर आउट, थोड़ा तो फिल्टर आउट हो गया, थोड़ा रेगुलेट, थोड़ा फिल्टर आउट हो गया, कम से कम उसमें थोड़ा फिल्टर आउट हो गया। लोग को लगता है कि नहीं अभी हमारे बहुत कुछ स्क्रूटनी है, बहुत कुछ है, नहीं जाते हैं, बिल्डर नहीं बनना। आपने बोला ना बिल्डर बनना है, तो वो चीज़ में लोगों ने थोड़ा हट गया कि यार ये सब इंसान स्क्रूटनी में कौन पढ़ जाएगा। तो जो पैशन है, जिसको ऑलरेडी ये फील्ड में है, वो ये कर रहे हैं, बाकी लोग थोड़े फिल्टर आउट हो गए। मैं बोलूँगा और भी ये थोड़ा रेगुलराइज हो जाएगा ना, तो थोड़ा ईजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा कम है बिल्डर लाइन में, बिकॉज ऑफ रेगुलराइजेशन चेंजेस एवरी ऑल्टरनेट से 6 months और ईयर। तो बिल्डर के नॉट फेवर में, पर उनके तरफ से भी कुछ बेटर रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। हाँ, उनके तरफ से यहाँ पे रूल सेट कर दो, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो ये इफेक्ट करता है क्लाइंट को भी ना, ऐसा नहीं कि हम लोग को इफेक्ट कर रहा है, क्लाइंट को भी इफेक्ट कर रहा है। अब आज के डेट में इसका अपने कंस्ट्रक्शन के लिए सीसी आता है, जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देते हैं कि आप काम चालू कर दो, वो सीसी मिलने के बाद भी रूल चेंज हो जाते हैं, रूल चेंज हो जाता है, तो इसमें प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है, इनडायरेक्टली क्लाइंट स्टक हो जाता है, तो द मनी विच इज रोलिंग इट ऑल गेट स्टक। जो छोटे लोग हैं वो ईएमआई भरते रह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जा रहा है, उसका बेचारा फर्स्ट होम में तो रेंट भी भर रहा है। और एज अ बिल्डर को एक मार्केट में प्रोस्पेक्टिव है कि बिल्डर के पास बहुत पैसा है जो बिल्डर है उसका भर के पैसा है। सच है, सच है कि नहीं है वो नहीं बोलूंगा मैं, बट अंदर से तो लोग का घुट रहा है ना कि यार इतना इंटरेस्ट जा रहा है, इतना हेडेक है, कितना कुछ चलता रहता है कि यार ये सब रोलिंग इतने सारे होते रहते हैं। और बिल्डिंग डेवलपिंग लाइन में ऐसा बिजनेस है जिसमें सब इन्वॉल्व है, पूरे पब्लिक 80 to 90% पब्लिक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये लाइन में, खुद खरीद रहे या तो एज एन इन्वेस्टमेंट पीछे से लगे हुए। तो कुछ भी हो जाए, यही चीज मेरे तरफ से गलत है कि रेगुलराइज होना चाहिए, क्लियर स्टेबल होना चाहिए बेसिकली। अब और ये हो गई निगेटिव, मतलब ठीक नहीं लगती अब। हाँ, निगेटिव नहीं, ठीक नहीं लगती। हाँ, ठीक क्या लगता है? ठीक तो मैं बोलूंगा एक सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए पर्सनली, तो एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि मैं किसी को उनके रहने के लिए घर दे रहा हूँ। अच्छा। जो उसकी मेमोरीज है, जो उनके बोलते हैं ना, सब तो उधर ही घर के अंदर ही है ना। आपका आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जो सालों साल लोग यूज करने रखेंगे, उसके साथ यादें क्या पूरा लाइफ। कितने आज के टाइम पे मैं बोलूंगा 80% लोग वही घर में बिता देते हैं, एटलीस्ट 50 to 60 ईयर्स वही घर में बिता देते हैं। मैं ये चीज बोलूंगा 80 to 90% का यही मामला है कि एटलीस्ट 50 ईयर्स एक जनरेशन तो वो घर में रहती है।
तब जाके चेंज होगा। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि वो चीज़ अनलेस एंड अनटिल रीडेवलपमेंट में ना हो, जो आजकल चल रहा है। तो एक जनरेशन तो एक घर में रही के लिए वो घर को चेंज करना भी एक नॉट एन ईजी थिंग टू डू। वो पूरा चेंज सेटअप करना, बच्चों सब लिंक्ड अप है ना, आपका वर्क, ट्रैवल, जॉब, स्कूल, एवरीथिंग इज लिंक्ड। सही। तो वो एक चीज़ जब किसी को दे और कोई खुश है कि वो रहने में, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़, एक सेटिस्फैक्शन है, बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वो हम लोग का एक, मेरे लिए एक पर्सनली तो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि लोग आके बोले कि नहीं ठीक है यार, आपने बहुत अच्छा घर दिया, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब रहने के लिए पॉजिटिविटी आता है। चलो सही। ठीक है, चलिए, रियल एस्टेट के ऊपर काफी सारी बातें हो चुकी है इन जनरल सब्जेक्ट्स पे। अब आपके ब्रांड के बारे में, आपका खुद का बेंचमार्क क्या है, वो एक लास्ट सवाल आपसे सुनना चाहूंगा मैं। सच्ची बोलूँ तो मेरा ऐसा कुछ, मतलब मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट, मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ, मतलब मेरे लिए ऐसा रहता है कि वही मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मेरा बेंचमार्क है, मतलब एक अच्छा घर देना मेरा बेंचमार्क है, इन शॉर्ट। तो आपको क्या करना है वो बेंचमार्क नहीं है, मैं किधर भी कोई भी प्लॉट लूँ, वो कितने भी छोटा बनाओ कितना भी बड़ा बनाओ, मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअली एक बेंचमार्क ही है। मेरे लिए जैसे मैं ये लेवल पे पहुंच गया हूँ और ये मेरा बेंचमार्क हो गया है, मतलब मतलब ऐसे लोग देखते हैं इतना बड़ा बिल्डर है, मेरे लिए वो कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं इतना बड़ा बिल्डर होने का कुछ मायने नहीं, जब जिनको मैंने घर दिया वो मेरे को गाली दे पीछे से। ओके। वो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को प्योरली घर बनाना है, पैशनेटली एक अच्छा बिल्डिंग बना के देना है लोग को रहने के लिए। दैट इज माई बेंचमार्क। जो भी घर लोग मेरे को सामने से बोले कि यार आपने अच्छा घर दिया हम लोग को, वो बेंचमार्क है। ना कि मेरा पर्सनल एजेंडा है कि नहीं मैं 100 करोड़ टर्नओवर करूँ, 200 करोड़ करूँ, 300 करोड़ करूँ, 50 CR करूँ, 20 करोड़, जो भी है XYZ, वो कुछ बेंचमार्क नहीं। ना इतने फ्लैट्स का बेंचमार्क है, 500 फ्लैट्स, 1000 फ्लैट्स। अभी अब मैं जो घनसोली में लॉन्च कर रहा हूँ वो एक 240 फ्लैट्स का एक सिंगल प्रोजेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए बेंचमार्क, हाँ दैट इज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, जो जहाँ से मैंने चालू किया, जहाँ से मैंने जो आपने कवर किया था, वो मेरे ख्याल से कितना थे उसमें, 12 फ्लैट थे। 12 फ्लैट थे उसमें। 12 फ्लैट थे, सोचो 12 फ्लैट से 6 साल में हम लोग आ गए भी 240 फ्लैट, 240 फ्लैट एक जगह पे, एक प्रोजेक्ट में। वो एक प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए बेंचमार्क हो गया है, मेरा वो 12 फ्लैट भी मेरे लिए बेंचमार्क था, ये 240 फ्लैट भी मेरे लिए बेंचमार्क है। तो ये मैं सोचता हूँ हर एक बिल्डर को होना चाहिए। करेक्ट। तो आगे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, लाइक 20 फ्लैट वाले, 25 फ्लैट वाले, 30 फ्लैट वाले, वो भी आ सकते। मोस्टली ऐसा होता है, लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद ही बड़े। नहीं, उसका एक रीजन है, देखिए उसका एक रीजन है, मतलब मेरे लिए पर्सनली एक रीजन है कि आप मैं जैसे आपने बोला पर्सनल ध्यान देना, आप पर्सनल ध्यान हर जगह पे नहीं दे सकते हो। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं वो एक चीज ले भी लूँ, 10 चीज ले लूँ, अगर मैं पर्सनल ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या मतलब है उसका। सेम कैटेगरी में आ जाऊंगा ना कि मैं सब सिर्फ बिल्डिंग बना के ढांचा बना के दे दे रहा हूँ। तो वो ऐसा नहीं कि 20 फ्लैट या 30 फ्लैट या 40 फ्लैट में वो प्रोजेक्ट लेने वाला जहाँ पे मैं ध्यान दे सकूँ, ताकि पर्सनल मेरा अटेंशन, एक मेरा गाइडलाइन है, मेरा पूरा एक करने का हम लोग एक गाइडलाइन होता है, वो सब चीज़ें में गाइडलाइन में फिट होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहिए, तब जाके बोलते हैं जिधर पहुंचे उधर ही काम करो, जिधर ना पहुंचे उधर काम मत करो, क्योंकि वो काम नहीं होने वाला अच्छे से। तो मेरा रूल वही है कि जिधर पहुंचो उधर ही काम करो, भले 20 फ्लैट्स हो, 1000 फ्लैट्स हो, कि 50 फ्लैट्स हो, जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लैट हो। चलो बढ़िया। सर, आप आए स्पेशली यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए, तो आपने बुलाया तो आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपसे और हमारा रिश्ता पुराना है, जुड़ ऐसे ही आगे जाके भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, आगे जाके आप कवर करते रहिए, लोगों को आप हम बनाओगे तो तो साथ definitely में रहने वाले, अभी जब तक है तब तक रहेंगे, और क्या। और आपने वैसे बेंचमार्क तो बताया, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट से आपके बेंचमार्क है, पर मेरे बेस्ट विशेष है कि आज आपका 240 यूनिट का प्रोजेक्ट आ रहा है, कल 250 यूनिट आए, 300 यूनिट आए, 1000 यूनिट के प्रोजेक्ट्स आए, 2500 यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स आए। आप ग्रो करते रहो, हम लोगों को दिखाते रहेंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, पॉडकास्ट होते जनरली किस लिए होते हैं? तो पॉडकास्ट होते ही इसीलिए कि लोगों की कहानियां, किस्से और स्टोरीज सुनने मिले, और ये सुनने किस लिए होते हैं? तो लोगों के एक्सपीरियंस से जरूर कुछ सीखने मिले। तो आज के इस रियल एस्टेट पॉडकास्ट में हमने यही कोशिश की कि लोगों तक बेसिक चीजें पहुंच सके। आज के पॉडकास्ट में आपने सुना होगा कि हमने बायर्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, उसके ऊपर बातचीत की। वैसे ऐसे पॉडकास्ट जो फ्यूचर में भी आने वाले, आपके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के वीडियो के कॉर्नर के ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन है, अगर उसे क्लिक करोगे तो अगली बार वीडियो अपलोड करूंगा तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।